हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने स्टडी कैप चैनल में। मैं हूँ रीता और आज लेके मैं आई हूँ आपके लिए सीटेट का प्रैक्टिस सेट। और फ्रेंड्स, जो आपका सीटेट के फॉर्म भी अब कुछ ही दिनों में आने वाले हैं और इसके एग्ज़ाम जो है आपके नवंबर लास्ट या दिसंबर फर्स्ट वीक तक होने के चांस हैं। तो फ्रेंड्स, इसके लिए हम क्या करेंगे, तो डेली एक हमें प्रैक्टिस सेट लगाना है सीटेट का। और अब सीटेट में नंबर ज़्यादा स्कोर करना चाहते हो तो आपकी दो सब्जेक्ट में पकड़ क्या होनी चाहिए, बहुत ही मजबूत होनी चाहिए। वो है आपका चाइल्ड डेवलपमेंट और एक है आपका हिंदी। अगर आप इन दोनों में 25 प्लस अगर करते हो तो आप अच्छे स्कोर कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, इसलिए मैं एक चाइल्ड डेवलपमेंट और एक हिंदी दोनों के प्रैक्टिस सेट लेके आऊँगी जिसमें 30 क्वेश्चंस होंगे, ताकि आपकी जो तैयारी हो वो अच्छी और भी बेहतर हो सके। तो फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं कि आज का हमारा क्वेश्चन क्या गया। ये हमारा 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है चाइल्ड डेवलपमेंट का। तो चलिए देखते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित संरचनाओं में से शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किसकी वकालत करता है। तो किसकी करता है, तो ये करता है समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा क्या होती है, तो इस शिक्षा में क्या होगा कि जो मतलब बालक आपके मतलब शारीरिक बाधाओं से या शारीरिक अपंग होगा, उसे भी शिक्षा वैसी ही मिलनी चाहिए जैसे सामान्य बच्चों को मिलती है। यही हमारी क्या होती है, समावेशी शिक्षा। मतलब कहने का कि शारीरिक रूप से जो बालक बाधित होते हैं वो उनको भी, और जो बच्चे सामान्य रूप से होते हैं उनकी भी शिक्षा क्या होनी चाहिए, समान मिलनी चाहिए। एक ही क्लास में उनको शिक्षा देनी चाहिए। और जो शारीरिक रूप से बाधित होते हैं उन बच्चों के लिए थोड़ी विशेष ध्यान टीचर्स को देनी चाहिए, विशेष सुविधाएं उपलब्ध करानी चाहिए। यही हमारी होती है समावेशी शिक्षा। और इसे किस वकालत कब की गई, मतलब इसे कब लागू किया गया, तो ये 2009 में लाया गया था समावेशी शिक्षा को। चलिए देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। यह विचारधारा है कि सभी बच्चों को एक नियमित विद्यालय व्यवस्था में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार हो। तो मैंने जैसे ऊपर बताया था आपको, ये हमारी होगी समावेशी शिक्षा। क्या होगी, ये हमारी होगी समावेशी शिक्षा। एक शिक्षक को चाहिए कि क्या होना चाहिए, तो वह क्या हो, यह संप्रेषित करे कि वह कक्षा कक्ष में सभी संस्कृतियों को सम्मान करती हैं एवं महत्व देते हों। एक शिक्षक को चाहिए कि वो जो भी संस्कृति हो, जो भी सभ्यताएं हो, वो सारी सभ्यताओं का सम्मान करना चाहिए, चाहे वो किसी भी धर्म से संस्कृति से रिलेटेड हो। उन्हें सभी को समान रूप से देखना चाहिए, उनकी इज्जत करनी चाहिए, उन्हें रिस्पेक्ट देनी चाहिए सारी संस्कृतियों को। ये एक शिक्षक का गुण होना चाहिए शिक्षक में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चे प्रभावी रूप से सीखते हैं, कब सीखते हैं, कि वे विभिन्न गतिविधियों एवं कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। जब वो किसी एक्टिविटी या कोई कार्यों में भाग लेंगे तभी वो, क्योंकि एक्टिविटीज़ में क्या होती है, करके सीखना, तो वो अच्छी तरह से सीख सकते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा 3, वे विभिन्न गतिविधियों एवं कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेकर वो प्रभावी रूप से सीख सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों को कक्षा में प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए। शिक्षक का गुण क्या होना चाहिए एक टीचर का, कि कोई भी क्वेश्चन मतलब ऐसा होना चाहिए कि प्रश्न जो है बच्चे पूछने के लिए क्या हो, प्रेरित करना चाहिए, उनको अप्रिशिएट करना चाहिए कि कोई भी क्वेश्चन वो टीचर से बेहिचक पूछ सके बिना डर से। अगर कच्चा कोई क्वेश्चन आपसे पूछ देता है अगर क्लासरूम में, और आपको अगर आंसर नहीं आता हो, तो आप ये नहीं कहेंगे कि नहीं इसका आंसर मुझे नहीं आता। आप बच्चे से ये कहेंगे कि इसका आंसर मैं आपको कल या नेक्स्ट पीरियड में या नेक्स्ट क्लास इसके बाद बताऊंगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी एक मुख्य प्रक्रिया नहीं है जिसके द्वारा सार्थक अधिगम घटित होता है। तो कंठस्थीकरण एवं स्मरण। मतलब कहने का कि बच्चों को कोई भी चीज़ आपको रटाना नहीं है, उसे समझा कर सिखाना है। क्या अधिगम कैसा होना चाहिए, स्मरण या कंठस्थीकरण नहीं होना चाहिए। ऐसा आपको अधिगम होना चाहिए कि बच्चे जो हो वो एक ही चीज़ में उसको समझ जाएं, उसको याद ना करें, उसे रटे नहीं, उसे समझ कर याद करने का प्रयास करें। सिर्फ रटने से याद नहीं होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका आंसर हो जाएगा हमारा 4। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सा स्तंभ क के बच्चों को स्तंभ ख में उनकी प्राथमिक विशेषताओं के सही मिलान को प्रस्तुत करता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा
ए, क्या हो जाएगा ए। प्रतिभाशाली का डी, शीघ्रता से एवं स्वतंत्र रूप से सीखने की योग्यता, अधिगम असक्ता, धारा प्रवाह पढ़ने में कमी, सृजनात्मक मूल समाधानों के बारे में सोच सकता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों की गलतियां क्या होनी चाहिए? तो अधिगम का एक भाग है तथा उनके विचारों में एक अंतर्दृष्टि देती है। ये है, इसका हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2 ऑप्शन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मूल्यांकन को क्या होना चाहिए? तो एक अलग गतिविधि के रूप में लेना चाहिए। क्या हो जाएगा इसका आंसर? एक अलग गतिविधि के रूप में लेना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। संरचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम कैसा होना चाहिए? तो अनुभव के परिणाम के रूप में व्यवहार में एक परिवर्तन होने की प्रक्रिया होनी चाहिए। यह हमारा हो जाएगा 3 ऑप्शन। क्या हो जाएगा 3 ऑप्शन। अनुभव के परिणाम के रूप में व्यवहार में एक परिवर्तन होने की प्रक्रिया, क्योंकि जब आप कोई चीज़ सीखते हो तो इसका सबसे ज़्यादा इफेक्ट आपके व्यवहार में पड़ता है और आपके व्यवहार में परिवर्तन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जब शिक्षक को विद्यार्थी एवं उनकी योग्यताओं के बारे में सकारात्मक विश्वास होता है तब विद्यार्थी सीखने के लिए उत्सुक एवं प्रेरित होते हैं। जब शिक्षक को विद्यार्थियों एवं उनकी योग्यताओं के बारे में सकारात्मक विश्वास होता है तब विद्यार्थी क्या होता है? वो सीखने के लिए उत्सुक एवं प्रेरित होते हैं, क्योंकि जो शिक्षक है वो अपनी स्टूडेंट की योग्यताओं के बारे में विश्वास होता है कि ये जो हमारा स्टूडेंट है ये बहुत ही जल्दी सीख सकता है, और इसके लिए स्टूडेंट भी क्या होते हैं? सीखने के लिए बहुत ही उत्सुक एवं प्रेरित होते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक शिक्षक बच्चों को प्रभावी रूप में समस्या का समाधान करने में सक्षम बनने के लिए किस तरह से प्रोत्साहित कर सकती है? तो बच्चों को समस्या के बारे में सहजानुभूत अनुमान लगाने एवं बहु विकल्पों को देखने के लिए प्रोत्साहित करके। यह हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा हमारा 3rd ऑप्शन। क्या हो जाएगा? एक शिक्षक बच्चों को प्रभावी रूप से समस्या का समाधान करने में सक्षम बनाने के लिए किस तरह से प्रोत्साहित कर सकती है, कि मतलब टीचर जो है वो बच्चों को किस तरह से प्रोत्साहित कर सकती है कि वो अपनी समस्या का समाधान स्वयं ढूंढ सके। तो बच्चों की समस्या के बारे में सहजानुभूत अनुमान लगाने एवं बहुविकल्पों को देखने के लिए प्रोत्साहित करके शिक्षक ये काम कर सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 3rd ऑप्शन। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वह विधियाँ जिनके प्रयोग में विद्यार्थियों को स्व पहल एवं प्रयास शामिल है निम्न में से किसका उदाहरण है? तो अधिगमकर्ता केंद्रित विधि का। यह हो जाएगा 2nd ऑप्शन। नीचे लिखी हुई स्थिति किस सिद्धांत को दर्शाती है? जो विद्यार्थी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं वे महसूस करते हैं कि वे पर्याप्त रूप से अच्छे नहीं हैं और हतोत्साहित महसूस करते हैं, तब उनमें बिना प्रयास के कार्य को आसानी से छोड़ देने की संभावना है। ये क्या होता है? ये होता है आपका आनुवंशिकता एवं पर्यावरण संबंधित नहीं होता है। क्या? ये आनुवंशिक एवं पर्यावरण संबंधित नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 3rd ऑप्शन हो जाएगा इसका 15 का देखते हैं। निम्नलिखित में कौन प्राथमिक समाजीकरण माध्यम है? तो कौन होगा हमारा? परिवार। क्या होगा? परिवार, क्योंकि सबसे पहले बच्चा कहाँ सीखता है? वो हमारी फैमिली में, परिवार में ही सीखता है। वो क्या हो जाएगा? हमारी जो फैमिली होती है वो हमारी क्या हो जाएगी? इनफॉर्मल एजुकेशन हो जाएगा। क्या होगा? इनफॉर्मल एजुकेशन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जीन पियाजे के सिद्धांत का प्रमुख प्रस्ताव है कि बच्चों की सोच वयस्कों से बेहतर होती है, बच्चों की सोच मात्रात्मक रूप में वयस्कों से भिन्न होती है, बच्चों की सोच गुणात्मक रूप में वयस्कों से भिन्न होती है, बच्चों की सोच वयस्कों से भिन्न होती है। बच्चों की जो सोच होती है गुणात्मक रूप में वयस्कों से क्या होती है? अलग होती है, भिन्न होती है। ये हमारा 3rd ऑप्शन हो जाएगा।
तो देखते हैं जेंडर। जेंडर क्या है? एक सामाजिक संरचना है। क्या है? एक सामाजिक संरचना है। निम्नलिखित में कौन विकास के व्यापक आयामों को सही पहचान करता है? तो शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और संवेगात्मक। ये हमारा 4 ऑप्शन हो जाएगा इसका। 19 का क्वेश्चन देखें, बुद्धि के बारे में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? तो बुद्धि क्या होती है? बहुआयामी है, जिसमें बुद्धि परीक्षणों के द्वारा पूर्ण रूप से परिमेय न की जाने वाली कई योग्यताएं शामिल होती हैं। ये हमारा हो जाएगा 3rd ऑप्शन। 20 का देखते हैं, प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस तरह से देखा जाता है? तो सक्रिय अन्वेषकों के रूप में। किसमें? सक्रिय अन्वेषकों के रूप में, क्योंकि बच्चे जो होते हैं, प्रगतिशील जो बच्चे होते हैं, वो क्या होते हैं? बहुत ही एक्टिव होते हैं। सेकंड क्वेश्चन, लेव वायोगस्की के अनुसार अधिगम क्या है? तो ये क्या है? एक सामाजिक गतिविधि है। क्या है? सामाजिक गति। उनका मानना है कि जो बच्चे हैं वो समाज में रहकर बेहतर सीखते हैं और समाज पर उनका बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व क्रियात्मक अवस्था काल के बच्चों को विशेषित करता है? तो लक्ष्य निर्देशित व्यवहार। क्या हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन, लक्ष्य निर्देशित व्यवहार। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों और उनके अधिगम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो हमारा आंसर हो जाएगा 4 ऑप्शन। सभी बच्चे सीखने के लिए स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते तथा सीखने में सक्षम हैं। ये हमारा हो जाएगा 4 ऑप्शन। क्या हो जाएगा? 4 ऑप्शन। सभी बच्चे सीखने के लिए स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं तथा सीखने में क्या होते हैं? वो सक्षम होते हैं। इसका 4 ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका? 4 ऑप्शन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, चालक विकास की दर में व्यक्तिगत विविधता होती हैं, फिर भी चालक विकास का क्रम क्या होगा? तो शीर्षगामी और अधोगामी। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो काफ़ी थोड़ी सी डिफिकल्ट हैं, वर्ड उनके काफ़ी डिफिकल्ट हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 4 ऑप्शन। वह अवधि जो वयस्कता के संक्रमण के पहल करती है उसे क्या कहते हैं? तो किशोरावस्था कहते हैं। किशोरावस्था को तूफान का काल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तूफान का काल भी कहा जाता है। क्या? किशोरावस्था को। जीन पियाजे के अनुसार बच्चे क्या होते हैं? तो ज्ञान को सक्रिय रूप से संरक्षित करते हैं जैसे जैसे वे दुनिया में व्यवहार कौशल का प्रयोग करते हैं तथा अन्वेषण करते हैं। इसका हो जाएगा 4 ऑप्शन। 4 ऑप्शन हो जाएगा इसका। मौखिक संवाद से जो बच्चे अपने आप से करते हैं उन्हें लेवस्की क्या कहते हैं? तो अहम केंद्रित वार्ता कहते हैं। क्या कहते हैं? अहम केंद्रित वार्ता कहते हैं। खिलौने, पहनावे की वस्तुएं, घरेलू सामग्री, व्यवसाय एवं रंगों को विशिष्ट लिंग के साथ संबंधित करना क्या प्रदर्शित करता है? तो जेंडर प्रासंगिकता। क्या कहता है? जेंडर प्रासंगिकता। इसका 3rd ऑप्शन। एक प्रारंभिक कक्षा कक्ष में एक बच्ची अपने साथ जो अनुभव लाती है वो क्या है? उन्हें शामिल कर उनका संचय करना चाहिए। उन्हें शामिल कर उनका संचय करना चाहिए। जो भी चीज़ उस कक्षा कक्ष में करती है उसे क्या करना? उसी के अनुसार उसे पढ़ाना चाहिए और उसे रिलेट करना चाहिए। वो उसे रिलेट एजुकेशन से जो भी वो सीखती है उसे रिलेट करने के साथ ही टीचर को उसे पढ़ाना चाहिए, को रिलेट करके जो भी वो सीखती है, अनुभव वो लाती है घर से। इसका हो जाएगा 3rd ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है। एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है कि हिंज को दवाई की चोरी नहीं करनी चाहिए। वह दवाई जो उसकी पत्नी की जान बचाने के लिए जरूरी है, क्योंकि यदि वह ऐसा करता है तो उसे पकड़ा जाएगा और जेल भेज दिया जाएगा। कोलबर्ग के अनुसार वह बच्चा नैतिक समझ की किस अवस्था के अंतर्गत आता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा 2nd, दंड एवं आज्ञा पालन अभिविन्यास। क्या हो जाएगा? दंड एवं आज्ञा पालन अभिविन्यास। तो ये हमारा हो जाएगा 2nd
सेकेंड ऑप्शन। और पूछा जाए कि नैतिकता का सिद्धांत किसने दिया था, तो किसने, कोलबर्ग ने दिया था। और सामाजिक के बारे में पूछा जाए किसने दिया था सामाजिक अंत का, तो हमारे लवोल्स्की ने दिया था। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। अगर आप फ्रेंड्स चाहते हैं कि मैं डेली आपके लिए ऐसे ही 30 क्वेश्चन लाया करूं आपके चाइल्ड डेवलपमेंट से, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताइएगा। कल फिर हम मिलेंगे, फिर 30 क्वेश्चन के साथ मिलेंगे आपके चाइल्ड डेवलपमेंट और हिंदी के साथ। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। ओके बाय, थैंक यू। और फ्रेंड्स आपसे एक मेरी रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ओके बाय, थैंक यू।